बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 मार्च और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। आज भी काफ़ी सारी खबरें, इसलिए रन डाउन की बजाय सीधा चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। उससे पहले आपको याद करवा दें कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत कर सकें। आज का वीलॉग शुरू करते हैं एक खूबसूरत खबर से। जी हाँ, ये खबर है रॉचेस्टर इस्लामिक सेंटर की। इस रॉचेस्टर इस्लामिक सेंटर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक शानदार अचीवमेंट है, और ये सेंटर बना है अमरीकी रियासत मिशिगन में, डिट्रॉइट के इलाके में, जहाँ पर रॉचेस्टर इस्लामिक सेंटर पाकिस्तानी और दूसरी इस्लामिक कम्युनिटी ने मिलके ये इस्लामिक सेंटर बनाया रॉचेस्टर का। और ये कहानी है 40 साला लंबी रफ़ाकत की, दोस्ती की, कमिटमेंट की, रिजॉल्व की और डेडिकेशन की। जी हाँ, 40 साल पहले यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद बनाई थी डॉक्टर गौस मलिक और अतर कादर और उनके दूसरे दोस्तों ने। और 40 साल पहले ये ख्वाब देखा था कि यहाँ पर एक बड़ा इस्लामिक सेंटर बनाना है। इस्लामिक सेंटर से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, जो लोग अमेरिका में रहते हैं वो इसको समझ पाते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं वो इसको समझ नहीं पाते। कई दफ़ा पाकिस्तान हो या दूसरे मुस्लिम ममालिक हो, वहाँ अमूमी तौर पर मसाजिद बनाई जाती हैं। अमेरिका के अंदर कम्युनिटी मसाजिद सिर्फ नहीं बनाती बल्कि इस्लामिक सेंटर बनाती है, जिसके अंदर मस्जिद भी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वजह उसकी ये होती है कि जो बेसिक आप याद कीजिए रियासत मदीना का जो बेसिक शऊर दिया था वो ये दिया था कि तमाम एक्टिविटीज़ का जो मरकज़ है वो मस्जिद होनी चाहिए। वहाँ पर फैमिलीज़ को भी आना चाहिए, बच्चों को भी आना चाहिए, वो हमारी एक वे ऑफ लाइफ का हिस्सा होना चाहिए मस्जिद को। तो बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर कहें, उसी सोच के ऊपर कहें, अमेरिका के अंदर इस्लामिक सेंटर बनाए जाते हैं जहां बच्चों के खेलने की जगह भी होती है, जहां जिम भी होता है, जहां पर आफ्टर स्कूल क्लासेस भी होती हैं, जहां पर बच्चों को, जिनको पाकिस्तान में उर्फ़ आम में ट्यूशन कह दिया जाता है, वहां पर आफ्टर स्कूल क्लासेस भी होती हैं, वहां पर दीनी क्लासेस भी होती हैं। वहाँ उसके अलावा बच्चों को अगर किसी ने कोई और पेंटिंग, कोई और हुनर सिखाना है, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। फिर वहाँ पर छोटी मोटी कम्युनिटी की जो गैदरिंग्स होती हैं, कोई खाना होता है, कोई और चीज़ ऐसी होती है, वो भी वहाँ पर की जाती है। हॉल्स होते हैं, ऑडिटोरियम्स होते हैं। तो एक पूरा वे ऑफ लाइफ उसके अंदर कोशिश की जाती है समेटने की, जिसके लिए बड़ी बिल्डिंग चाहिए होती है, जिसके लिए ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हर जो कम्युनिटी है, हर शहर है, हर इलाका है, वहाँ पर कम्युनिटी या तो इतनी तादाद में कई दफ़ा होती नहीं है। जिन जगहों पर होती वहाँ तो इस्लामिक सेंटर बनते हैं, जहाँ नहीं होती वहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद ही पर बन पाती है। 40 साल पहले जब यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद बनाई थी तो डॉक्टर गौस और उनके साथियों ने ये ख्वाब देखा था कि यहाँ पर एक बड़ा इस्लामिक सेंटर होना चाहिए। आज हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि 2 मार्च को इस इस्लामिक सेंटर का, रॉचेस्टर इस्लामिक सेंटर का इफ्तिताह हुआ है। ये कोई मेरे ख्याल में 1 लाख स्क्वायर फुट से ज़्यादा बड़ी इसकी बिल्डिंग है, और उसके साथ साथ $20 मिलियन से इसकी तोसी हुई है। जी हाँ, ये $20 मिलियन की खतीर रकम जो पाकिस्तानी और दूसरी मुस्लिम कम्युनिटी ने वहाँ पर इकट्ठे करके इस सेंटर की तोसी की है, या दूसरे लफ्ज़ों में एक छोटी मस्जिद को एक बड़े सेंटर के अंदर कन्वर्ट किया है, जहां पर तकरीबन 4000 लोग इस सेंटर के अंदर अपनी इबादत कर सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, अपने डिफरेंट किस्म के जो भी मजहबी एक्टिविटीज़ हैं या समाजी एक्टिविटीज़ हैं वो अंजाम दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेंटर है। यहाँ पर रिसर्च की, यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने की और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारी डिफरेंट जहतें हैं जो ये फुलफ़िल करेगा, और एक बहुत ही खूबसूरत असर डालेगा इस कम्युनिटी पर भी। और दूसरे लफ्ज़ों में ये जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी एक शानदार अचीवमेंट है, मैं ये कहूँगा, रिजॉल्व की, डेडिकेशन की, कमिटमेंट की, इत्तेहाद की। और इसका सेहरा डॉक्टर गौस मलिक, अतर कादर और जो दूसरे उनके साथी हैं उनको जाता है, जिन्होंने 40 साल लंबी जदोजहद के बाद ये खूबसूरत इस्लामिक सेंटर जो है उसको आज कंप्लीट किया है। ये पहला रमज़ान है इस इस्लामिक सेंटर का। जैसा कि मैंने आपको कहा, इसकी जो इफ्तिताई तकरीब थी वहाँ पर जो मिशिगन के गवर्नर गारलैंड और डिट्रॉइट एरिया के जो मेयर हैं वो तमाम लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं भी मौजूद था यहाँ पर, लेकिन एन उस दिन किसी और जगह पर कमिटमेंट थी और मैं मिशिगन से बहुत दूर था, फ़्लाइट से वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता था। एन उस वक्त पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट था मेरे स्केड्यूल का, क्योंकि हम पीटीआई का एक प्रोटेस्ट कर रहे थे जो पहले से प्लान था। मैं वहाँ हाजिर नहीं हो सका, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ
कि ये एक खूबसूरत आगाज़ है, ये खूबसूरत चेहरा है पाकिस्तानी कम्युनिटी का, इस्लामिक कम्युनिटी का अमेरिका के अंदर, और इससे इंगेज करने का मौका मिलता है अपनी कम्युनिटी के साथ, दूसरे मज़ाहब के साथ। बच्चों को मौका मिलता है अपने मज़हब को समझने का, अपनी कम्युनिटी को, अपने कल्चर को समझने का। तो मुझे लगा कि ये आपके साथ ये डिट्रॉइट के एरिया के जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं और मुसलमान हैं लार्जली कम्युनिटी, उनकी अचीवमेंट आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा जी, अब हम आते हैं अमूमी जो पाकिस्तान की ख़बरें हैं उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट से रखते हैं, जहां पर कल सहाफ़ियों की हरासगी का मुकदमा सुना जा रहा था, जिसमें अचानक से पता नहीं कहां से चीफ जस्टिस काजी साहब को असद तूर याद आ गए। असद तूर के साथ अगर आप देखें और भी जो बहुत सारे जर्नलिस्ट पिछले दिनों में गिरफ्तार हुए हैं और आपने देखा उनके साथ ज़्यादतियाँ भी हुई हैं, लेकिन जिस तरह की ज़्यादती असद तूर के साथ की जा रही है ये आपने कम देखा होगा। जिस तरीके से उन्हें मैन हैंडल किया जा रहा है, जिस तरीके से मैंने तो कम अज़ कम हालिया वक्त में इस तरह की मिस हैंडलिंग नहीं देखी, जैसे उन्हें कॉलर से पकड़ के, सर से पकड़ के ज़बरदस्ती गाड़ियों में धकेला जा रहा है और वो किसी से बात नहीं कर पाते। आप देखते होंगे बाकी जो सहाफ़ी दोस्त, उनकी भी गिरफ्तारी गलत है, सबकी गिरफ्तारी गलत है, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको फ़र्क बता रहा हूँ कि असद तूर पर इतना गुस्सा किसको है कि असद तूर को जब अदालत लाया जाता तो 6 सेकंड का मौका नहीं दिया जाता। अदालत के कमरे के तकरीबन बाहर गाड़ी लगाई जाती है और 6 सेकंड के अंदर वो बड़ी मुश्किल से शुक्रिया चीफ जस्टिस साहब, शुक्रिया चीफ जस्टिस साहब, शुक्रिया चीफ जस्टिस साहब, ये 3 लफ्ज़ उनके मुंह से निकलते हैं तो दरवाजे से गाड़ी तक का सफ़र जो है वो कंप्लीट हो जाता है और उन्हें ऐसे गाड़ी के अंदर भरा जाता है जैसे किसी भेड़ बकरी को भरा जाता है, धकेला जाता है। तो असद तूर के साथ जो ज़्यादती है वो हमें भी समझ से बाहर है कि उसका उसका ट्रीटमेंट है वो बहुत ही बुरा है। लेकिन काजी साहब खामोश रहे। जब उनका 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया, फिर 3 दिन का, फिर 3 दिन का, तो ये 11 दिन के जिस्मानी रिमांड को जब वो भुगत रहे थे तो काजी साहब को कुछ याद नहीं आया। कल अचानक से उन्हें याद आया, जब वैसे ही अब शायद उनकी ज़मानत हो जाए लोअर कोर्ट में, तो काजी साहब ने कहा कि आप हमारा नाम लेकर बंदूक क्यों चलाते हैं, हमारे नाम पर आपने सहाफ़ियों को क्यों पकड़ा है, हमने आपको क्यों कब कहा है। और फिर भी उन्हें किसी भी सूरत उनको वो रिलीफ दे सकते थे, उनका केस मंगवा सकते थे, नोटिस ले सकते थे। पता है कि उसे झूठा पकड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने असद तूर को रिलीफ नहीं किया और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करके आगे चल पड़े। ये मुनाफ़कत ही कह सकते हैं इसको, और कुछ नहीं कह सकते। हालांकि उनको बड़े दिनों से पता है, आज से नहीं पता, वो 15 दिन से असद तूर जो हैं वो पकड़े हुए हैं और उनकी ज़मानत है कि वो होके नहीं रही। अच्छा जी, मुर्तज़ा सोलंकी साहब जिनको बनाया था, याद कीजिए, उनको वजारत जो इत्तलात व नशरियात थी, जो इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री थी, वो उनके पास थी। उन्होंने जाते जाते टीका लगाया है। ये खबरें हैं मुख्तलिफ सहाफ़ियों की, वो रिपोर्ट कर रहे हैं और कुछ चेक्स की कॉपियाँ सामने आई हैं कि उन्होंने अपने दोस्त अहबाब को चेक्स तकसीम करवाए हैं। उनको कोई असाइनमेंट्स दी गई पीटीवी के अंदर। एविडेंटली यही लग रहा है जो बातचीत हो रही है ट्विटर पे और सारी जगहों पर, कि उन्होंने अपने दोस्तों को पहले भर्ती करवाया इलेक्शन की ट्रांसमिशन और दूसरी चीज़ों के लिए। और कुछ सहाफ़ी तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के 2 दिनों के अंदर करोड़ों रुपया खाया गया है, पीटीवी की तरफ से खर्चा किया गया है करोड़ों रुपया। और महज खाने पर शायद 48 लाख, कोई दोस्त कह रहे थे कि 48 लाख रुपया सिर्फ 2-3 दिन का जो खाना था महज उसके ऊपर खर्च हो गया। और फिर बोर्डिंग लॉजिंग के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हुए। और उसके अलावा ये जो चेक्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये यज़दानी साहबा को ये चेक्स इशू हुए हैं, दूसरे लोगों को इशू हैं। और रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि सोलंकी साहब के करीबी दोस्त हैं या उनके करीबी कुलीग हैं या जानने वाले हैं। तो जाते जाते उन्होंने खूब लूट मार की है, ये कहा जा रहा है ट्विटर के ऊपर। और पूछा जा रहा है कि ये क्या उनका अपना माल था, ये पब्लिक का था, जिस तरीके से लूट मार इसकी जो है वो करवाई गई है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने जो रखेंगे वो है कि नून लीग के अंदर इस टाइम एक बहुत बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। इसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल में तो आज के पंजाबी व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ सिर्फ आपको रिपोर्ट कर दूं कि जो नौशीन इफ्तिखार थी उन्होंने रिज़ाइन दिया था। वो जो टिकटॉकर एक ख़ातून को एमएनए बनाने की कोशिश की गई थी, उसके ऊपर इस खबर को हम पूरी तफसील के साथ आज के पंजाबी व्लॉग में करेंगे। आखिर पर उस लिंक को भी आपसे शेयर करेंगे और तफसील बताएंगे कि ये पड़ा क्या है, हो क्या रहा है इस टाइम नून लीग के अंदर, किस वजह से, कौन है जो उनको एमएनए बनवा रहा है, क्यों बनवा रहा है, क्या निज़ामुद्दीन है या कोई और है, और किस वजह से ये इतना फड्डा पड़ा है। हम बहरहाल एक और ख़बर की तरफ आपकी तवज्जो करवाते हैं और वो ये है
कि मोहसिन नकवी साहब ने हल्फ उठा लिया। हमने आपको ये खबर दी थी और अब नून लीग के अंदर से मीडिया को ये खबरें फीड की जा रही हैं कि ये हमारे बंदे नहीं हैं। नून लीग अब खुद मीडिया को ये बता रही है, मीडिया के कुछ दोस्तों ने मुझे ये कंफर्म किया है कि उन्होंने कहा है कि जी शमशाद अख्तर साहबा जो हैं वो भी, उनको भी कंटिन्यू करवाया जा रहा है फाइनेंस में, और फिर अपना फाइनेंस का जो मिनिस्टर है वो भी ये ले आए हैं औरंगज़ेब साहब। और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि इसहाक डार को फ़ौरन ऑफिस में लगाया तो गया है, लेकिन वहाँ पर जो जलील साहब हैं जो निगरान हुकूमत के अंदर आपकी वजारत ख़ारजा देख रहे थे, वही अभी भी देखेंगे, और साथ तारिक फ़ातमी और साथ और लोग भी इस्टेब्लिशमेंट ने लगाए हुए हैं जो वो असल में मिनिस्ट्री को देखेंगे। इसहाक डार साहब को तो सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए रखा गया। राना सनाउल्लाह की जगह पर नून लीग अब ये बता रही है कि मोहसिन नकवी साहब को लाया गया, और वो ये कह रही है कि मोहसिन नकवी इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, हमारे आदमी नहीं है। तो नून लीग ये रोना रो रही है कि हमें हिस्सा पूरा नहीं मिला। इनको शर्म भी नहीं आती ये बात कहते हुए कि हिस्सा पूरा नहीं मिला। आपने जीता क्या है? 17 सीटें थी आपकी, शायद वो भी नहीं थी, लेकिन चलें 17 सीट्स कहा जाता है कि 17 सीटें आपने जीती थी, तो 17 सीटों पे खुश हों कि सिर्फ शहबाज शरीफ ही आपको मिल गया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ मिला है। सारे वज़ीर, ख्वाजा आसिफ भी आपका है, आप तमाम के तमाम वज़ीर देखें तो वो आप ही के लगे हुए हैं। आज़म नज़ीर तारड़ भी आपके हैं, इसहाक डार भी आपके, तमाम के तमाम आप ही के वज़ीर हैं। हसन इकबाल भी आप ही के हैं, और उनके बारे में भी एक खबर है, हसन इकबाल साहब के बारे में भी इंटरेस्टिंग, उसको भी हम पंजाबी वीलॉग में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन आपको ये बताना था कि नून लीग इस वक्त खुश नहीं है जिस तरह का वजारतों की इस सिचुएशन जो बनी है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखनी है, वो है कि पाकिस्तान जो वज़ीर ख़जाना है इस टाइम औरंगज़ेब साहब, जो एक प्रोफेशनल हैं, HBL के अंदर काम कर रहे हैं, उसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, और वो छोड़कर इस टाइम लग रहे हैं वज़ीर ख़जाना आपके, और चौधरी निज़ामुद्दीन की ख्वाहिश के ऊपर वो वज़ीर ख़जाना लग रहे हैं। और इसके ऊपर एक नई अब जो कंट्रोवर्सी जो है वो जन्म ले गई है, और सोशल मीडिया के ऊपर इस पर बातचीत हो रही है। कंट्रोवर्सी ये है कि कह रहे हैं कि वो नीदरलैंड के रहायशी हैं, हॉलैंड के रहायशी हैं, और उनके पास वहाँ की सिटीज़नशिप है। रिहायशी का मतलब ये है कि वैसे तो अब पाकिस्तान में भी रेजिडेंट हैं क्योंकि HBL में काम कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि औरंगज़ेब साहब के पास नीदरलैंड की शहरियत है और उन्होंने पाकिस्तानी शहरियत छोड़ दी थी, ये असल बात है। और अब वज़ीर बनने के लिए उन्होंने वापस एप्लीकेशन दी है पाकिस्तानी शहरियत लेने की। तो जब वो वज़ीर बन रहे थे उनके पास पाकिस्तानी शहरियत नहीं थी। हाल ही में हमें आर्मी चीफ साहब ये बता रहे थे कि ऐसे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को बुरे वक्त में छोड़ गए हैं वो पाकिस्तान वापस ना आए और वो फिर पाकिस्तान से बाहर ही रहें, क्योंकि अगर आपने छोड़ जाना पाकिस्तान को तो एक ही दफ़ा छोड़ें, अगर नहीं छोड़ना तो आप इधर ही रहें। ये मंतक मुझे समझ नहीं आती कि क्या पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उनके लोग 3-3, 6-6 साल के लिए अमेरिका में नहीं आते? क्या अभी एम्बेसीज़ के अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री के अफसरान जो हैं वो तैनात नहीं हैं? क्या पाकिस्तानी मिलिट्री के अफसरान ट्रेनिंग पर बाहर नहीं आते? क्या वो जब बाहर आते हैं तो क्या उनकी तनख्वाहें ज़्यादा नहीं होती? तो दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो भी रिस्क की तलाश में बाहर आए हुए हैं, उनको आप सेग्रीगेट ऐसे क्यों करते हैं? बहरहाल ये और मुद्दे पे हम निकल जाएंगे, किसी दिन इस पर भी बात करेंगे। ये एक अमूमी वहाँ डिस्प्लेजर है टूवर्ड्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, इस पर बात करेंगे किसी दिन। लेकिन अभी बात करते हैं औरंगज़ेब साहब। तो इस बात की दो जहतें हैं। पहली जहत तो ये है कि उनके पास शहरियत नहीं थी, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, अब उन्हें शहरियत मिल जाएगी, और जाहिर है क्योंकि वो चौधरी निज़ामुद्दीन के लाए हुए हैं, उनके वो आदमी हैं, वो उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री दे रहे हैं, और फिर पहले से बिठाई हुई शमशाद अख्तर साहबा हैं, उनको भी वो कंटिन्यू करवा रहे हैं। तो ये टीम बन के दोनों खेलेंगे, दोनों टीम बन के चलाएंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो उनको शहरियत तो 1 मिनट में मिल जाएगी। इसमें मैंने देखा कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त भी इस पर तनकीद कर रहे थे, दूसरे भी। मैं क्योंकि फ़िक्री तौर पर इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आप किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की पैट्रियटिज़म के ऊपर सवाल उठाएं, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता कि जो काम मैं अपनी पार्टी के लिए या फ़िक्री तौर पर जिसको दुरुस्त समझता हूँ उसे अब क्योंकि ये चौधरी निज़ामुद्दीन कर रहे हैं तो मैं उसी चीज़ पर तनकीद करूँ, ये मैं नहीं कर सकता। हालांकि जो वो कर रहे हैं उससे नतीजा कुछ नहीं निकलना, क्योंकि वो तो लूट मार के मैंडेट के ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं। लूट मार की हुकूमत ने कभी भी अच्छे नताइज नहीं देने, क्योंकि उसमें अवाम का ट्रस्ट नहीं है, बरकत नहीं है, फेथ नहीं है। तो कभी औरंगज़ेब साहब आ जाएँ, कोई भी आ जाए, ये काम सीधा नहीं चलना। ये आज नहीं तो कल मछली पत्थर चाट कर वापस आएगी और बताएगी कि ये नहीं हो सका। लेकिन जो ये बात है कि एक गैर मुल्की जिसके पास शहरियत नहीं थी और उसको वजीर बना दिया तो बहुत बड़ा तूफान कर दिया, बिल्कुल गलत बात है। औरंगज़ेब साहब एक पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान से बाहर गए अपने रोज़गार के लिए, पढ़ाई के लिए, जिस भी काम के लिए,
और उन्होंने वहाँ शहरियत उनको लेनी पड़ी होगी। मैंने कभी गैर मुल्की शहरियत नहीं ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन पाकिस्तानियों ने गैर मुल्की शहरियत ली वो मेरे से कम मुहब्बे वतन है। मैं ये समझता हूँ कि जितने लोगों ने गैर मुल्की शहरियत दी है, जितनों को भी मैं जानता हूँ पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, वो यकीन करें मेरे से कहीं ज़्यादा जो उनके अंदर हुब्बुल वतनी है, पैट्रियटिज़म है पाकिस्तान के लिए। तो ये जो एक बकवास एग्रीमेंट है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टारगेट करने के लिए अक्सर किया जाता है कि अगर आपने शहरियत छोड़ दी पाकिस्तान की तो आपके अंदर से पैट्रियटिज़म और हुब्बुल वतनी ख़त्म हो गई। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे पास किसी और मुल्क की शहरियत नहीं है सवाए पाकिस्तान के, लेकिन उसके बावजूद मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के पास शहरियत है कि नहीं शहरियत है। अगर वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, अगर उसके पेरेंट्स पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान के अंदर पला बड़ा है। हाँ, ये बात अलग आप कह सकते हैं कि जो बच्चे बाहर पले बड़े हैं और उनके माँ बाप पाकिस्तानी ज़रूर हैं लेकिन वो बाहर रहें, ठीक है, उनकी पाकिस्तान के बारे में सोच पर, अंडरस्टैंडिंग पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन जो शख्स पाकिस्तान में पला बड़ा, उसके बाद बाहर गया और बाहर वो सिर्फ इसलिए कि अपने रोज़गार के लिए, तालीम के लिए, बेहतर कोई मौके हासिल करने के लिए, ये ऐसे ही है जैसे रऊफ़ क्लासरा साहब लइये से उठ के इस्लामाबाद आए, शहबाज गिल फैसलाबाद से उठ के पहले इस्लामाबाद और फिर अमेरिका आ गया, या किसी और दोस्त की आप एग्जांपल ले लें जो वहाँ पर भी अपने गांव से निकल के शहर में जाते हैं। इसी तरह कोई ज़्यादा थोड़ा दूर चला जाता है, वो मुल्क से बाहर चला जाता है, कोई सऊदी अरेबिया, कोई दुबई, कोई यूके और कोई यूएसए और कहीं भी, उन सब का दिल पाकिस्तानी होता है। तो औरंगज़ेब साहब पर आप तमाम एतराज़ात करें, मैंडेट चोरी का करें जो कि बिल्कुल जायज़ है, उनको नहीं लेनी चाहिए थी ये पोजीशन क्योंकि उनको पता है कि ये चोरी के मैंडेट की हुकूमत है। अगर औरंगज़ेब साहब एक वाकई असल प्रोफेशनल हैं और सिचुएशन को बिटवीन द लाइन पढ़ सकते हैं तो उनको बिल्कुल ये पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी, इससे डिस्टेंस करना चाहिए था, कहना चाहिए था चौधरी निज़ामुद्दीन को कि आपने इंसाफ नहीं किया पब्लिक के साथ, पब्लिक एट लार्ज आपके ख़िलाफ़ है इस बात पे कि आपने ये लूटा है मैंडेट और जाली हुकूमत बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसका हिस्सा नहीं बनना, ये उनको कहना चाहिए था। तो इस वाली बात पे सारी तनकीद है। और अगली बात कि वो चला सकेंगे कि नहीं, मुझे नहीं नज़र आता कि वो चला सकेंगे। लेकिन ये जो मुद्दा बीच में है कि उनके पास शहरियत नहीं है, शहरियत है, ये बिल्कुल बकवास आर्गूमेंट है। जो पाकिस्तानी है उसने पाकिस्तानी ही रहना है। आपने पाकिस्तान के अंदर नहीं देखे जिनके पास सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत है, वो पाकिस्तान को किस तरीके से लूटते हैं और पाकिस्तान से कैसी कैसी गद्दारी करते हैं, आपने उनको नहीं देखा ये सारी कार्रवाइयाँ करते हुए। तो इसलिए एक तो ये वाला कॉमेंट, और दूसरा आर्मी चीफ ने हाल ही में कहा था कि जो चले गए बुरे वक्त में वो फिर वापस ना आए, और ख़ुद वो एक नीदरलैंड के आदमी को वापस अब फाइनेंस मिनिस्टर ला रहे हैं। तो इसीलिए मैं आर्मी चीफ से भी बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि यू नीड टू फायर योर एडवाइज़र्स। वो आपसे मनसूब गलत स्टेटमेंट्स चलवाते हैं मीडिया पर, या आपको मशवरा देते हैं ये गलत स्टेटमेंट्स देने का जो बाद में बैकफायर होती हैं। आपका ये जो एक्शन है ये आपकी स्टेटमेंट के बिल्कुल अपोजिट है। तो एक ये खबर रखनी थी। फिर आपके कुछ कमेंट्स और उनको शामिल करते हैं। 2-3 कमेंट्स हैं। एक तो ये है कि एक तो पहला कमेंट जो आपके सामने रखते हैं कि शहबाज भाई, हुकूमत तो एक दिन हमारी आ जानी है, अगर इस दफ़ा आपने पंजाब की 90% पुलिस ना बदली तो आपको भी माफ़ नहीं करेंगे। हमें ऐसी पुलिस नहीं चाहिए जो हम पर जुल्म करे। ये कहना है नबीला असलम साहबा का। और नबीला जी, मैं आपसे एग्री करता हूँ, पहले भी फेलियर रहा। जब हमारे पास 2022 में हुकूमत आई तो कुछ ऐसे लोग जो आपके दोस्त होते हैं लेकिन दोस्त की शक्ल में दुश्मन होते हैं, उस टाइम जो वज़ीर दाखिला लगाए गए, जिन लोगों के कहने पर लगाए गए, वो भी पार्टी के अंदर के लोग थे। अब वो छोड़ चुके हैं उनमें से ज़्यादा, एक आध कोई जुड़वा भाई रह गया पार्टी के अंदर, बाकी छोड़ गए हुए हैं। तो वो उन लोगों के कहने पर वो लगाए गए थे और वो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरेस्ट उनके ज़मीन में नहीं था। अगर उस वक्त मेरिट के ऊपर एहतसाब, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को आप गलत सज़ा दें, आप रिवेंज का हिस्सा बनाएं, बिल्कुल नहीं। कानून के मुताबिक मेरिट के ऊपर जो गंद किया था जिसने, उस पर अगर उसका एहतसाब होता, पुछ प्रतीत होती, तो ये आज ये सब कुछ ना हो रहा होता। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अगर हमने दोबारा ये ना किया, एहतसाब ना किया, आवाम के ऊपर जिन्होंने जुल्म किया उन्हें कानून के दायरे में ना लेके आए, तो इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा जुर्म हम और कोई एज अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकेंगे और इसका कोई हमारे पास जवाब नहीं होगा। और अभी हमारे पास केपी में हुकूमत है, हमें अभी से ये काम शुरू करना चाहिए वहाँ पर। मैं ये बात भी कहता हूँ।
अच्छा जी, शहबाज गिल साहब, पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है। पाकिस्तानी अवाम अपना मैंडेट वापस लेगी और हकीकी आज़ादी हासिल करके रहेगी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। ये शाहनवाज खान साहब ने ये कहा है। और ये अक्सर आप थोड़े से बददिल हो जाते हैं कि जी कुछ नहीं हो रहा, ये देखें एहतजाज हो रहा है, इससे कुछ नहीं हो रहा। देखें, अगर एहतजाज से कुछ ना हो रहा हो और अगर आपका डर ना हो, तो ये जिस तरीके से पुलिस गर्दी की जाती है, जिस तरीके से चढ़ाई की जाती है, ये की जाए, कभी भी ना की जाए। यकीन कीजिए, आप वाकई असरअंदाज हो रहे हैं, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा जी, अगला जो सवाल है वो है कि गिल साहब, पीटीआई इंटरनेशनल फोरम में ये हालात और वाक़यात क्यों नहीं लेकर जाते, जिस तरह दूसरे मुल्कों के सफ़ीर हमारे सियासतदानों से इलेक्शन से पहले मिलते थे? ये भी इनसे मिलकर सारे सबूत उनके सामने रखें। बिल्कुल किया जा रहा है। इंटरनेशनली पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, अभी भी 14 तारीख को, 14 मार्च जुमेरात वाले दिन आईएमएफ के सामने मुजाहरा कर रहे हैं वाशिंगटन डीसी में। पाकिस्तानी, आप भी उसमें शामिल होइए जो लोग इसके इर्द गिर्द हैं। बिल्कुल सब कुछ किया जा रहा है। नेचुरली एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, उनका एजेंडा है, वो उन चीज़ों के ऊपर कार फरमा है। कुछ लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं। जिन वकला से मेरी बात हुई वो ये कहते हैं कि रियासत के ख़िलाफ़ जा सकती है, एक मुल्क के ख़िलाफ़ जा सकता है इंडिपेंडेंटली। शहरी, ये मुझे कुछ वकला ने बताया, हो सकता वो गलत हो, लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो ये कि एक रियासत जो है वो दूसरी रियासत के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकती है। एक आम शहरी वहाँ पर मुकदमा लेकर नहीं जा सकता। बहरहाल, जो कुछ भी आप जो भी सजेशन देंगे, और भी दीजिए सजेशन के, ये सारे काम होने चाहिए, बिल्कुल करेंगे। सो फार जो आपने लिखा, बाकायदगी से किया जा रहा है, बाकायदगी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकायदगी से इंगेजमेंट कर रहे हैं, हर हफ्ते कुछ ना कुछ किया जाता है। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी इस टाइम चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ काफ़ी हद तक मिली हुई है। लेकिन ये जो रिसेंटली आपने आवाज़ उठाई, इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज दी, उससे एक बहुत बड़ी हिलजुल हुई है और अब कुछ जगह बनना शुरू हुई है जहां से आपकी आवाज़ इंशाल्लाह सुनी जाएगी। आज का वीलॉग जी, जो नून लीग के अंदर तलातम आया हुआ है ख़वातीन की सीटों को लेकर, हमारी वो एक बच्ची है छोटी, जिसको उर्फ़ आम में चूसनी के मुँह वाली, वो हमारी बच्ची कह रहे हैं, सारे नून लीग वाले कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, वो लिख रहे हैं बार बार सोशल मीडिया पर, उनको एमएनए बनाया गया है। उसके पीछे कौन कार फरमा है? और फिर एहसन इकबाल ने कहा है कि वो बहुत मायूस हैं अपने हल्के से। ये मायूसी किस चीज़ की है? इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आज का पंजाबी वीलॉग है, उसका लिंक शेयर कर रहे हैं, देखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।